नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हमारे समाज में एक प्रश्न चेक को लेकर बहुत सारा रहता है। और चेक का प्रश्न ये रहता है कि सामान्यतः जिन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता है या फिर जो पार्टनर होते हैं, ध्यान रखने की बात यह है कि सामान्यतः व्यक्ति टैक्स के चक्कर में या जीएसटी के चक्कर में या फिर फर्म बनाकर काम करता है या कंपनियां बनाकर काम करता है। ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो फिर उनकी जॉइंट पार्टनरशिप होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोगों को ही पार्टनर बना लिया जाता है। जैसे बेटी को पार्टनर बना लिया, पत्नी को पार्टनर बना लिया, माँ को पार्टनर बना लिया, बच्चों को पार्टनर बना लिया और पार्टनरशिप रजिस्टर कर ली। उसका एक अकाउंट खुल गया। पार्टनरशिप का जब अकाउंट खुलता है तो मालूम पड़ा उसमें से कोई एक व्यक्ति जो व्यापार कर रहा होता वही एक्टिव पार्टनर है, और जो एक्टिव पार्टनर है वो साइनिंग अथॉरिटी है। अब वो ही व्यापार करता है, बाकी घर वालों को पता नहीं होता, बाकी पार्टनर्स को पता नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में अगर वो चेक काट दे और चेक लगे जाके चेक बाउंस हो जाए, चेक बाउंसिंग की सिचुएशन में फर्म के लोग, क्योंकि फर्म के विषय में हमको जानना चाहिए कि कंपनी के मामले में तो कंपनी सोल अथॉरिटी होती है, यानी कि कंपनी खुद में लीगल पर्सनालिटी होती है, लेकिन फर्म लीगल पर्सनालिटी नहीं होती। फर्म के पार्टनर्स लीगल पर्सनालिटी होते हैं, उनका ज्वाइंट कॉर्पोरेशन होता है। उसमें पार्टनरशिप फर्म पर जब केस होता है तो पार्टनरशिप फर्म एक एसोसिएशन होती है, वो खुद में लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी लीगल एंटिटी होती है। तो पार्टनरशिप फर्म का जब डिफॉल्टर हो तो पार्टनर्स जितने परसेंट के पार्टनर होते हैं उतने परसेंट उनका हिसाब लगता है, यानी कि उतना उनको डिफॉल्टर माना जाता है। तो केस जब होगा तो फर्म के पार्टनर्स पर केस होता है, जबकि कंपनी में जब केस होता है तो कंपनी के नाम से केस होता है। वो अलग बात है, बाद में अगर डायरेक्टर्स फंस रहे हों, बाद में अगर उसके जो प्रमोटर्स फंस रहे हों तो बात अलग है। फिर उसकी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होती है, कॉर्पोरेट विल हटाई जाती है और ये देखा जाता है कि वाकई में इसमें दोषी कौन है। अब एक मामला यहाँ पर ऐसा आया कि ज्वाइंट अकाउंट है बाप और बेटी का, और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर करने को तैयार हो गया। ज्वाइंट अकाउंट है बाप और बेटी का। बाप और बेटी के ज्वाइंट अकाउंट में पिता ने लोन लिया एक 11 लाख रुपए का, या उससे ज्यादा 20 लाख रुपए का लोन लिया। पिता डिफॉल्टर हो गया। पिता के डिफॉल्टर होते ही जो लोन प्रोवाइडर था जिसने लोन दिया था उसने केस कर दिया। जब केस किया चेक बाउंसिंग का तो उसमें ज्वाइंट अकाउंट है पिता का और बेटी का, तो पिता के खिलाफ भी केस हुआ और बेटी के खिलाफ भी सेक्शन 138 का केस हो रहा है। ये पोस्ट डेटेड चेक दे दी गई थी, और पोस्ट डेटेड चेक का ये रहता है कि साइन करके दे दिया जाता है ब्लैंक चेक पर, या फिर उस पर अमाउंट भर दिया जाता है कि भाई हम ऐसे ऐसे आपको पैसा वापस करेंगे। और जब वो डिफॉल्टर हो जाते हैं तो फिर, या वो पेमेंट उनका नहीं आता तो फिर वो चेक बाउंसिंग का केस लगता है। सामान्यतः सभी लोन प्रोवाइडर इस तरह का काम करते हैं। हालांकि पीछे याद होगा कर्नाटका हाई कोर्ट या कौन से हाई कोर्ट का, मैंने उस पर पूरी रिपोर्टिंग की थी। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर में जो चेक पर डेट डाली गई थी, यानी कि ब्लैंक चेक थी लेकिन डेट डाली गई थी, अगर पहले से डेट डाल दी गई होती तो फिर डिफॉल्टर होना स्वाभाविक था, लेकिन ब्लैंक चेक पर डेट नहीं डाली गई थी। अब वो डेट न डालना, तो कोर्ट में जब वो लगी जाके तो कोर्ट ने कहा ये मटेरियल अल्टरेशन है, एंड मटेरियल अल्टरेशन के मामले में चूंकि चेक पर जो डेट डाली गई वो लोन जिनको देना था या जो जो अकाउंट होल्डर है उनकी बिना सहमति के डाली गई, उनसे पहले से पूछा नहीं गया था या उनसे बात नहीं करी गई, उनको नोटिस नहीं किया गया था। अब चूंकि नोटिस नहीं किया गया था इसलिए ये जो डेट डालना है ये मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा, और मटेरियल अल्टरेशन जब हो जाता है तो फिर ये चेक ही इनवैलिड हो जाती है। और चेक अगर इनवैलिड हो गई तो ऐसी परिस्थिति में चेक ओनर हैं वो ओनर डिफॉल्टर नहीं होते, सेक्शन 138 का केस उनके खिलाफ नहीं बनता, ऐसा एक हाई कोर्ट ने कहा था। हालांकि उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी और ये कहा गया था भाई ये यही चल रहा है,
लेकिन ये हाई कोर्ट से मैं उस समय सहमत था कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप चेक लगाने जा रहे हैं तो कम से कम उस व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए जिस व्यक्ति का अकाउंट है, या फिर उसको नोटिस देना चाहिए कि भाई आपने ये चेक दिया था, इस पर ये डेट डालना चाहते हैं, हम आपको पहले से आगाह करते हैं कि अगले 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में ये चेक हम लगाने जा रहे हैं। वैसे तो इस प्रकार के मामलों में 30 दिन का समय होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 15 दिन का तो एटलीस्ट नोटिस हो, तो वो उसमें पैसे की व्यवस्था कर ले। क्योंकि अगर उसके पास पैसा होता तो फिर वो पोस्ट डेटेड चेक क्यों देता? अगर उसके पास पैसा होता तो फिर वो लोन क्यों लेता? इसका मतलब पैसा नहीं था, इसलिए लोन लिया गया। लोन लिया गया तो लोन के भरपाई के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि पैसे की व्यवस्था है कि नहीं है, या पैसे की व्यवस्था नहीं है, ये लोन प्रोवाइडर को भी मालूम था। और ये बात जो जो लोन ले रहा है वो तो मजलूम है ही, वो तो परेशान है ही, वो तो विक्टिम है, क्योंकि उसके पास पैसा होता तो वो लोन नहीं लेता, ऐसा मानकर चलते हैं। बहुत सारे लोग खेल भी इसमें करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर ये बात चरितार्थ होती दिखाई दे रही है कि भाई वो पैसा तो उसके पास नहीं था तभी उसने लोन लिया। इसका मतलब ये हो गया कि चेक लगाने से पहले एटलीस्ट उसको 15 दिन का, 20 दिन का नोटिस होना चाहिए, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए कि जिस समय वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें मेंशन कर दिया कि भाई 15 दिन के नोटिस देने के बाद ये चेक लगाई जाएगी, उस 15 दिन में ऐसे ऐसे आपको पेमेंट करना है, और ये आपका पेमेंट का मोड है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ये आपके 138 का केस बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था और ये कहा था मटेरियल अल्टरेशन बिना पूछे नहीं किया जा सकता, और कर दिया गया तो फिर वो वैलिड नहीं है, यानी कि वो चेक ही वैलिड नहीं बचा। यहां पर जो केस आया वो ये आया कि डिफॉल्टर केवल वो व्यक्ति हुआ जो ज्वाइंट चेक होल्डर है, यानी कि जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आइदर और सर्वाइवर का होता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक जो सर्वाइव कर जाए, और ऐसा भी ज्वाइंट अकाउंट होता है जिसमें कहता है कि नहीं वो कंकरेंट साइन होने चाहिए। ऐसा भी होता है कि साइनिंग अथॉरिटी केवल ये मिस्टर ए ही होंगे। ऐसे आप जिस समय पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, उस समय ये कंसेंट देते हैं। अब यहां पर जो कंसेंट दी गई वो कंसेंट अकाउंट को लेकर दी गई। अब ये जो अकाउंट खोला गया इस या आइदर सर्वाइवर का अकाउंट था, आइदर सर्वाइवर का मतलब हो गया उनमें से दोनों में से कोई भी एक सिग्नेटरी हो सकता है। अब सिग्नेचर पिता ने किया, चेक बाउंस हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बेटी रिस्पॉन्सिबल होगी? तो पार्टनरशिप के मामले में तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑल पार्टनर्स आर द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के वो एजेंट भी होते हैं। इसलिए चूंकि दोनों ओनर होते हैं पार्टनरशिप में, इसलिए अगर जिस किसी ने भी लगाया है वो एजेंट उसके एजेंट के रूप में भी लगाता है, और एजेंट के लिए काम के लिए सुपीरियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के मामले में बन जाती है। यहां पर ज्वाइंट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट है। अब लड़की ने केस डाला हाई कोर्ट में और ये कहा कि साहब हम क्यों डिफॉल्टर हैं, पिता ने साइन किया था, मैं भले ही ज्वाइंट अकाउंट होल्डर थी, और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर इसलिए थी क्योंकि पिता के बाद वो अकाउंट मैं मैनेज कर सकूं, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि वो पैसा जो पिता ने लिया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बन जाएगी और पिता डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन पिता यहाँ पर डिफॉल्ट कर गए, तो सुविधा के लिए कि बाद में नॉमिनी का चक्कर हो या फिर उसमें उत्तराधिकार का चक्कर हो, ये कहीं फंसे नहीं, इसलिए हम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर थे। हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को मानने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने दोनों की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला आ गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करे कि नहीं करे। केस का नाम है के वेंकटी द पथी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस के.एस. सेनाथिपथी एंड अदर्स। ये मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई करना था। हुआ क्या कि जो पिटिशनर है वो ये कह रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही अपना जजमेंट है आर कल्याणी वर्सेस जनक मेहता। आर कल्याणी वर्सेस जनक मेहता में ये कहा गया कि पैरामाउंट ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की ये बनती है कि ये देखे कि अपरेंटली इनोसेंट है कि नहीं है। अब अगर अपरेंटली इनोसेंट है
तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए और बाकी के खिलाफ होना चाहिए जो जो उसमें कल्प्रिट हो। फॉल्स कंप्लेंट कर दी जाए तो ये देखा जाना चाहिए प्रोसिक्यूशन एंड ह्यूमिलिएशन क्या कैसे सब्जेक्ट क्या बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर करा और ये माना इन्हीं प्राइमा फेसाई कि लड़की ने चूंकि साइन नहीं किया था, लड़की उनके पार्टनर नहीं थी, लड़की का कोई रोल नहीं था, केवल जॉइंट अकाउंट होल्डर थी वो, और वो सुविधा के लिए जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकता बनी हो ऐसा संभव है, तो दोषी पिता होता है। चूंकि 20 लाख का लोन विथ इंटरेस्ट उसके ऊपर जो बनता है वो पिता के ऊपर बनता है, बेटी के ऊपर बनता है नहीं बनता है इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए नोटिस इशू किए गए हैं सरकार को और उनसे जवाब मांगा गया है। तमाम तरह के जहां जहां जो जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनको नोटिस करके कोर्ट ने कहा कि भाई अपनी प्ली लगाओ कि क्या वाकई में जो अपेरेंटली दोषी न दिख रहा हो या जो सिग्नेटरी ना हो, जिसने साइन ना किया हो, क्या वो दोषी होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ लोन। हाँ, ये जरूर तथ्य सामने आया कि जब लोन लिया गया था तब बेटी के सामने लिया गया था, बेटी को पूरी बात की जानकारी थी कि उसके नाम उनके पिता ने लोन लिया है और ये भी उसको जानकारी थी कि पिता ने लोन की जो 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 पोस्ट डेटेड चेक दिया है उसमें वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, ये उसकी जानकारी में था। लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, क्या वो दोषी भी है? अगर वो दोषी नहीं है, केवल पिता दोषी है, तो पिता के खिलाफ 138 का केस चलना चाहिए, बेटी के खिलाफ नहीं, बल्कि वो जब भले ही वो अब उसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हो। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किए हैं, देखते हैं इस पर क्या आगे की प्रोसीडिंग चलती है। जैसे ही इस पर कुछ आएगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन अभी सवाल ये, और आप में से बहुत सारे लॉयर्स रहते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर रहते हैं, बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। आपको अगर इस पर कुछ अपना कमेंट करना हो, इस पर कोई आपके पास रिसर्च हो, कोई जजमेंट हो कि भाई ऐसा है, हाई कोर्टों के जजमेंट हो या आपके पास कोई रिसर्च वर्क हो, विदेशी कोर्टों के जजमेंट हो, तो मुझे लगता है कि टिप्पणियों में अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा डिस्कशन उस पर हो पाएगा। आपके डिस्कशन लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं, बाकी जिनको सीखना होता है वो सीखते हैं बहुत कुछ। और अगर भले ही इस केस से उसकी डायरेक्ट अप्रोच ना हो, फिर भी उस जजमेंट को या उस तरह के मामलों को आप डालते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है और उससे सीखने को मिलता है। ये फोरम जो मैं ये यूट्यूब पर या फेसबुक पर चलाता हूँ, ये फोरम सिर्फ आपके डिस्कशन के लिए चलाए जाते हैं। आपको अगर इसकी नॉलेज है, लीगल फ्रेटर्निटीज को नॉलेज है, तो मुझे लगता है आपको जरूर शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।